हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको ड्राई सेल के बारे में बताया था, सम कमर्शियल सेल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने सेल का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल था। प्राइमरी सेल में हम ड्राई सेल को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मर्क्यूरी सेल या बटन सेल या रूवन मैलोरी सेल। ठीक है, ये सेल रूवन और मैलोरी नाम के साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था, इसलिए इसको रूवन मैलोरी सेल भी बोलते हैं। ये सेल आपका क्या होता है, डेली लाइफ में बहुत जगह यूज होता है। जहां पर आपको लो करंट की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर हम इस डिवाइस का मतलब इस सेल का यूज करते हैं। लो करंट की रिक्वायरमेंट कहां पर होती है, वॉचेस, आपकी जो घड़ी में जो सेल डलता है वो आपका ये वाला सेल होता है, मर्क्यूरी सेल होता है। या आपके जो कानों में ऊंचा सुनते हैं, वो हेयरिंग लगाते हैं, उनमें भी आपका जो सेल यूज करते हैं आपका, उसमें भी कौन सा मर्क्यूरी सेल यूज होता है। इवन आपका जो कैलकुलेटर वगैरह होता है और कई भी छोटी छोटी डिवाइस होती हैं, उनमें भी आपका यही सेल यूज होता है। अब अगर अपन इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करें तो इसमें क्या होता है, एक जिंक का कंटेनर होता है। ठीक है, जो किसकी तरह वर्क करता है, एनोड की तरह वर्क करता है। उसमें कार्बन या फिर आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड, या तो कार्बन का भी यूज कर सकते हो या मर्क्यूरिक ऑक्साइड का भी यूज कर सकते हो, जो कैथोड की तरह वर्क करता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपका पेस्ट भरा जाता है, किसका, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, किसके साथ, KOH के साथ। ये जो पेस्ट होता है वो किसकी तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। और यहाँ पर पोरस पेपर की एक थिन लेयर होती है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट को जिंक कंटेनर से सेपरेट करती है, वो उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता। ठीक है, तो आपका इसमें कैथोड कौन हो गया, कार्बन कैथोड या मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, दूसरा आपका जो एनोड होगा वो कौन होगा, जिंक कंटेनर। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, KOH, या मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ KOH क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। यहाँ पर एक पोरस पेपर लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो जिंक के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए। जब इसकी अपन वर्किंग पढ़ते हैं, मतलब जब इसको यूज करते हैं, तो इसके एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो एनोड की पर क्या रिएक्शन होगी, आपका जो Zn है, जिंक है, वो एनोड की तरह वर्क कर रहा है। तो ये आपका जो KOH है वो दो आयन में आयनाइज होगा, K+ आयन और OH- आयन। तो वो जो OH- आयन है, पूरा इलेक्ट्रोलाइट नहीं, OH- आयन किसकी तरफ जाएंगे, जिंक की तरफ जाएंगे, और क्या बना लेंगे, ZnO बना लेंगे, प्लस H2O निकालेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ठीक है, वहीं पर कैथोड पे क्या होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किससे, ये वाटर से और इलेक्ट्रॉन से, और क्या बना देगा, मर्क्यूरी बना देगा और वापस से 2 OH नेगेटिव आयन बना देगा। तो ओवरऑल रिएक्शन दोनों को मिलाकर देखें तो आपका Zn रिएक्ट कर रहा है किससे, HgO से, क्या बना रहा है, ZnO और Hg प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब मर्क्यूरी प्रोड्यूस हो रही है। अब इस सेल में आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, OH- आयन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा। तो जब कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा तो ये हमको क्या देता है, कांस्टेंट करंट देता है, कांस्टेंट पोटेंशियल देता है। इसका पोटेंशियल लगभग होता है आपका 1.35 वोल्ट। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट पोटेंशियल वी गेट फ्रॉम द मर्क्यूरी सेल और बटन सेल और रूवन मैलोरी सेल, तो आपका क्या हो जाएगा, 1.5 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप बोलोगे सर अगर इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा तो इसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं, कभी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। डिस्चार्ज होता है, क्यों होता है कि इसका जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो किस में चेंज हो जाता है, मर्क्यूरी में चेंज हो जाता है। तो जब पूरा मर्क्यूरिक ऑक्साइड किस में चेंज हो जाएगा, मर्क्यूरी में चेंज हो जाएगा, तो इसकी लाइफ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कैथोड काम करना बंद कर देगा। तो आपने देखा होगा कैथोड को टेस्ट करके देखते हैं, अगर उसमें से झंझनाहट आने लगती है या वो खराब हो जाता है तो वो अलग ही समझ में आ जाता है। ठीक है, अब ये जो सेल है इसको हम रीप्रोसेस करते हैं। कभी भी आपको क्या होना चाहिए, अगर ये सेल खराब हो जाता है तो इसको फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मर्क्यूरी प्रेजेंट है। जब ये डिस्चार्ज हो गया तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। तो मर्क्यूरी एनवायरमेंट के लिए बहुत हानिकारक होती है, बहुत मतलब डेंजरस होती है, वो एनवायरमेंट को काफी
मात्रा में डैमेज कर देती है। तो उस सेल से आपको मरकरी को रीऑब्टेन करना, उसको रीप्रोसेस करना, इसलिए जितने भी ये सेल होते हैं इनको कभी नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि कलेक्ट करके रिप्रोड्यूस करना चाहिए। तो जनरली आप जब सेल बदलवाने जाते हैं तो आपका जो सेल बदलता है वो फेंकता नहीं है, बल्कि आपके डिस्चार्ज सेल को एक बाउल में कलेक्ट करता जाता है, वापस से इनको रिप्रोड्यूस किया जाता है। तो ये हो गया आपका क्या, मरकरी सेल। ठीक है, इसके बाद आपका प्राइमरी सेल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक और आपका जो डेनियल सेल है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि एक तरफ कॉपर कैथोड, जिंक एनोड, बीच में क्या जोड़ देना, सॉल्ट ब्रिज जोड़ देना। जिंक एनोड में क्या होगा, ZnSO4 का सॉल्यूशन जुड़ा होगा, और कॉपर कैथोड में क्या होगा, CuSO4 का सॉल्यूशन जुड़ा होगा। और भी आपके सेल होते हैं, लेक्लांची सेल, वोल्टिक सेल, वो आपके सिलेबस में यहाँ पर तो नहीं है। पहले किसी जमाने में फिजिक्स में हुआ करते थे, लेकिन अब फिजिक्स में से भी उनको हटा दिया गया है, उतना डिटेल में वहां पर भी नहीं पढ़ाया जाता। तो आपको ड्राई सेल पढ़ना है और मर्क्यूरी सेल पढ़ना है, किसमें, प्राइमरी सेल में। अब इसके बाद अपन बात करते हैं सेकेंडरी सेल की। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, आपके वो सेल जिनको हम क्या कर सकते हैं, यूज होने के बाद वापस से रिचार्ज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल बोलते हैं। इनका सबसे कॉमन एग्जांपल है लेड स्टोरेज सेल। जो आपकी इन्वर्टर की बैटरी यूज होती है वो लेड स्टोरेज सेल यूज होती है। इसमें दो टाइप के कैथोड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड होते हैं, एक लेड इलेक्ट्रोड होता है और एक लेड ऑक्साइड का इलेक्ट्रोड होता है। एक एनोड की तरह वर्क करता है, एक कैथोड की तरह वर्क करता है, और दोनों किसमें डूबे रहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डूबे रहते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड किसकी तरह वर्क करती है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करती है। तो अब हम उनके डायग्राम से उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेड स्टोरेज, तो हम बात कर रहे थे किसकी, लेड स्टोरेज सेल की। लेड स्टोरेज सेल का डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, लेड स्टोरेज सेल क्या है, मोस्ट कॉमन सेकेंडरी सेल में से आपका होता है। इसका यूज जनरली हम इन्वर्टर और ऑटो मोबाइल में करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए, यानी 12 वोल्ट चाहिए होता है, तो जनरली एक बैटरी में क्या करते हैं, 6 सेल, हर सेल क्या होता है, 2 वोल्ट का होता है, तो 6 सेल को हम क्या लगा देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं। तो आपको क्या मिल जाता है, आपको 12 वोल्ट की बैटरी मिल जाती है। अब इस सेल में क्या होता है, जो एनोड होता है वो लेड का बना होता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, लेड प्लेट ले लेते हैं या लेड की ग्रिड ले लेते हैं, जिसके अंदर स्पॉन्जी लेड भरा रहता है। वो किसकी तरह वर्क करता है, एनोड की तरह वर्क करता है। दूसरा आपका जो कैथोड होता है वो किसका होता है, लेड की ग्रिड होती है, जिसके अंदर लेड डाइऑक्साइड भरा रहता है। तो आपका एनोड लेड का हो गया और जो कैथोड है वो लेड डाइऑक्साइड का हो गया। इनको अल्टरनेट क्रम में अरेंज कर देते हैं, और एक दूसरे ये सेल को सेपरेट करने के लिए बीच में वुडन या फिर आपकी प्लास्टिक की प्लेट लगा दी जाती है, जो इन सेलों को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। और इसके अंदर क्या भरते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भरते हैं, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। जनरली इसका कंसंट्रेशन 38% के आसपास होता है। फिर अच्छा पोटेंशियल ऑब्टेन करने के लिए सारे एनोड को एक साथ और सारे कैथोड को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे आपको हाई से हाई वोल्टेज मिल सके। ठीक है, अब जब ये सेल वर्क करता है, ठीक है, तो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। तो आपका क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। एनोड पे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो आयनाइज हो जाती है किसमें, H+ आयन में और SO4 2 नेगेटिव आयन में। तो आपका एनोड पे क्या होगा, लेड रिएक्ट करेगा किस पे, सल्फेट आयन से, तो क्या बनाएगा, लेड सल्फेट बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। एंड कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, आपका लेड डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में। तो वापस से लेड सल्फेट बनेगा और पानी बन जाएगा। तो ये ओवरऑल रिएक्शन होगी। तो आपका जो लेड है और लेड डाइऑक्साइड दोनों किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होता है और वहीं पर इलेक्ट्रोड पर प्रेजेंट रहता है, कहीं और नहीं जाता। तो धीरे धीरे आपको देखने को मिलता है कि H+ आयन भी कम हो रहे हैं और सल्फेट आयन भी कम हो रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। जब सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन 1
डेफिनेट लेवल से कम हो जाता है तो हमको रिचार्ज की जरूरत पड़ती है। तो रिचार्ज की जरूरत हमको कब पड़ती है कि जब आपका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम हो जाता है तो आपको रिचार्ज की जरूरत पड़ने लगती है और बैटरी में आपका इन्वर्टर वगैरह होता है वो आपको रेड लाइट शो करने लगता है कि भैया मैं पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। जैसे क्या होती है इन्वर्टर में, आपके घरों में क्या होता है कि लाइट गई, इन्वर्टर चालू हो गया और लाइट आई, वैसे इन्वर्टर दोबारा से बैटरी को चार्ज करने लग जाता है। लेकिन मान के चलो लॉन्ग पावर कट हुआ, मान के चलो 2 दिन तक लाइट नहीं आई, आपने इन्वर्टर यूज किया, यूज करते गए एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी इन्वर्टर भी बोल जाएगा नहीं भैया अब अपनी बस की नहीं है, हमारी लाल बत्ती जो बैटरी है उसका कंसंट्रेशन इस लेवल से कम आ गया, अब आप पहले रिचार्ज करो तभी हम आपका क्या करेंगे, काम करेंगे। तो जब कंसंट्रेशन इस लेवल से क्या हो जाता है, कम हो जाता है तो आपको बैटरी की रिचार्ज करने की जरूरत पड़ जाती है और ये बैटरी आसानी से रिचार्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी प्रोडक्ट लॉस नहीं हो रहा, प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में वहीं पर अवेलेबल है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन कर सकता है। तो जब आप इसको रिचार्ज करते हो तो रिचार्ज करने पे क्या होता है, लेड सल्फेट जो आपका कैथोड है वो एनोड की तरह वर्क करने लगता है और एनोड कैथोड मतलब पहले क्या हो रहा था, आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो गया क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो आपके जो एनोड और कैथोड है उनकी वर्किंग रिवर्स हो रही। तो जो पहले एनोड था वो किसकी तरह वर्क करेगा, कैथोड की तरह, और जो पहले कैथोड था अब वो किसकी तरह वर्क करेगा, एनोड की तरह। तो एनोड मतलब पुराने एनोड पे रिडक्शन होगा, तो जिस पे रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, कैथोड बोल देते हैं। तो आपका जो पुराना एनोड है वो नया कैथोड की तरह वर्क कर रहा है, तो आपका लेड सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करेगा तो लेड बनाएगा और सल्फेट आयन प्रोड्यूस कर देगा। वहीं पर आपका क्या होता है कि जो आपका प्रीवियस कैथोड था यानी अब जो एनोड की तरह वर्क कर रहा है लेड सल्फेट, पानी के साथ वो कंबाइन होकर क्या बनाएगा, आपका लेड डाइऑक्साइड बना लेगा, सल्फेट और H+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन बना देगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल। अब इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे आपका जो ऑटोमोबाइल है तो वहां पर तो आप बोलोगे सर ऑटोमोबाइल जैसे बाइक वगैरह में, कार वगैरह में जो बैटरी लगाते हैं उसको तो हम लाइट से चार्ज नहीं करते, वो तो अपने आप चार्ज होती रहती। अपने आप चार्ज नहीं होती, जब कार चलती है या व्हीकल चलता है, ठीक है, जब अपन उसको पेट्रोल से चलाते हैं यानी ड्राइव करके ले जाते हैं तो उसका जो अल्टरनेटर होता है वो वर्क करता है और उससे वो क्या होती है, बैटरी रिचार्ज हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी कार लंबे समय से बंद है, बहुत समय से बंद है, तो आपकी बैटरी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर उसको आपको निकाल के अलग से चार्ज करवा के लाना पड़ेगा, तब जाके आपकी कार क्या होती है, स्टार्ट होती है। लेकिन जनरली क्या होता है कि अपन इतने लंबे समय तक कार या किसी व्हीकल को बंद नहीं रखते, तो जैसे जैसे चलती जाती बैटरी अपने आप रिचार्ज हो जाती है। कभी कभार डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी, तो उसको चलाओगे तो वो रिचार्ज हो जाती है। बस बैटरी अगर बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर आपको उसको एक्स्ट्रा पावर देके चार्ज करवाना पड़ता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि बैटरियों में पानी डालना पड़ता है, समय समय पे पानी डालना पड़ता है, चाहे वो इन्वर्टर की बैटरी हो चाहे आपका व्हीकल की बैटरी हो। तो बात आती है सर पानी क्यों डाला, पानी तो कहीं पर चेंज हुआ ही नहीं। एक्चुअल में ये इक्वेशन में पानी में चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जब आप बैटरी चार्ज करते हो तो पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है। तो पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस होने से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और गैस के फॉर्म में निकल जाता है। तो अल्टीमेटली पानी भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो टाइम टू टाइम हमको उसमें पानी भी ऐड करना पड़ता है। तो ये आपकी वर्किंग हो गई लेड स्टोरेज सेल की। ये मोस्ट कॉमन सेल है जो घरों पर या व्हीकल्स में यूज होता है। ठीक है, और जितना ज्यादा वोल्टेज चाहिए उतने ज्यादा सेल को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। जनरली मोस्ट कॉमनली 12 वोल्ट की बैटरी यूज होती है, बाइक वगैरह में 6 वोल्ट की बैटरी
यूज होती है। तो छोटे से लेके बड़ा तक हम इसको बना सकते हैं। जितना बड़ा बनाओगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा, जितनी बड़ी आपकी इलेक्ट्रोड होंगी, उतना ज्यादा आपको वोल्टेज और उतनी लंबी चार्ज। जितना ज्यादा भाई कंसंट्रेशन इसका ज्यादा होगा, ज्यादा आपका सल्फ्यूरिक एसिड भरा है, बड़ी बैटरी है, तो आपका ये ज्यादा समय तक चलेगा। कम भरा है, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगी। तो आपका वोल्टेज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड चाहिए और कितने टाइम के लिए चाहिए, उसके लिए आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पर डिपेंड करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है दूसरा सेकेंडरी सेल, अपन बात कर रहे हैं, वो बहुत कम पूछा जाता है, ना के बराबर पूछा जाता है। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका आपको पता होना चाहिए। निकेड सेल यानी निकिल कैडमियम सेल आपका दूसरा इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो ना के बराबर पूछा जाता है, तो उस पर फोकस नहीं करेंगे। अब दो हो गए, दोनों हो गए आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। तीसरा भी आपका एक इंपॉर्टेंट सेल होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूल सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्यूल सेल। सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये फ्यूल सेल? तो अभी तक आपने नहीं बताया था। हाँ, ये नया है, इसको अलग से आपको पढ़ना रहता है कि फ्यूल सेल क्या होता है। फ्यूल सेल एक ऐसा मतलब एक ऐसा सेल है जो फ्यूल एनर्जी को, फ्यूल के अंदर जो एनर्जी होती है उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है विदाउट कंबशन। जनरली अपन क्या करते हैं, फ्यूल से इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर बनाना है तो पहले उसका कंबशन होता है, कंबशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जनरेटर वगैरह होता है, पेट्रोल डाला, डीजल डाला, उसको घुमाया तो वो उससे चलने लगता है, घूमने लगता है। तो पहले आपकी फ्यूल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है, हीट से मैकेनिकल और मैकेनिकल से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो इस प्रोसेस में काफी ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाता है और एफिशिएंसी आपको क्या मिलती है? कम मिलती है। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने एक स्पेशल सेल डिजाइन किया जिसमें आपका क्या होता है, फ्यूल एनर्जी डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्यूल सेल बोलते हैं। तो फ्यूल सेल के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, फ्यूल सेल होता क्या है। तो हम डिस्कस कर रहे थे किसकी? फ्यूल सेल के बारे में। तो फ्यूल सेल का मैंने डायग्राम यहाँ पर आपको बना दिया है कि फ्यूल सेल होता है क्या है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये आपका फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के बारे में मैंने अभी बताया था कि फ्यूल सेल क्या होता है? द डिवाइस विच कन्वर्ट फ्यूल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली इज नोन एज फ्यूल सेल। मतलब ऐसी डिवाइस जो फ्यूल एनर्जी को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? फ्यूल सेल बोल रहे हैं। फ्यूल सेल में आपका मिथेनॉल भी यूज हो सकता है, आपका इथेनॉल भी यूज हो सकता है, कोई सा भी फ्यूल यूज हो सकता है। जनरली जो सबसे कॉमन फ्यूल सेल यूज होता है वो आपका होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल या हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज होता है। ये कहां पर यूज होता है? आपका रॉकेट वगैरह में यूज होता है, यानी जितने भी स्पेसशिप वगैरह होते हैं उसमें आपका ये फ्यूल सेल यूज होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो कार्बन के इलेक्ट्रोड बने होते हैं जिसके अंदर आपका कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है। आपका जैसे प्लेटिनम वगैरह का जो कैटलिस्ट होता है उसके अंदर लगाया जाता है। तो आपका एनोड भी किसका बना होता है? पोरस कार्बन का बना होता है जिसमें सुटेबल कैटलिस्ट है। आपका कैथोड भी किसका बना होता है? पोरस कार्बन का बना होता है जिसके अंदर सुटेबल कैटलिस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बीच में अपन क्या करते हैं? आपका एनोड पे हाइड्रोजन गैस को बबल करते हैं एट लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, और कैथोड पर क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बबल करते हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, और बीच में कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं किसका? NaOH और KOH का, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। तो अब जब ये सेल वर्क करता है तो क्या रिएक्शन होती है? आपका एट एनोड पे क्या होता है? हाइड्रोजन वो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट के जो OH माइनस आयन होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और पानी बना देता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। जबकि कैथोड पे जो ऑक्सीजन जा रही है वो पानी के साथ 4 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में क्या बनाता है? OH माइनस आयन बना लेता है। तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे
कोई फर्क नहीं पड़ेगा ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ सेल। तो अल्टीमेटली ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, हाइड्रोजन कंबाइन हुआ किससे, ऑक्सीजन से, और क्या बना दिया आपका H2O बना दिया। तो मतलब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये आपका कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है, इससे ना तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, कोई भी चीज नहीं होती। इसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है आपका क्या, फ्यूल सेल। अब इस सेल के क्या एडवांटेज हैं, तो बहुत सारे एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज है कि आप कंटिन्यूस सप्लाई देते जाओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो ये कभी भी डेड नहीं होगा। कंसंट्रेशन चेंज हो नहीं रहा है किसका, OH माइनस आयन का। तो जब तक आप ये सप्लाई देते जाओगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि आप सप्लाई इसमें दे सकते हो, तो जब तक आप सप्लाई देते जाओगे ये चलता जाएगा। तो ये कभी भी डेड नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि इसको उठा के फेंक दो, दूसरा लाना पड़ेगा, दूसरा लाने की जरूरत नहीं है, इसी में कंटिन्यूस सप्लाई देते जाओ, ये चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन थ्योरेटिकली बात करें, सेकंड आपका एडवांटेज क्या होता है, थ्योरेटिकली बात करें तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 100%। लेकिन आप अच्छे से जानते हो कोई भी दुनिया में आइडियल चीज नहीं है, तो 100% एफिशिएंसी तो ये भी आपको नहीं देगा। तो प्रैक्टिकली जो एफिशिएंसी मिलती है वो 60 से 70% आपको एफिशिएंसी मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। तो इससे हमको हाई एफिशिएंसी मिल रही है, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई सा भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है जिससे आपको एनवायरमेंट को पॉल्यूशन है, तो आपके एनवायरमेंट के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा है, आपका कंटिन्यूस लंबे समय तक ये चलेगा भी, और इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है, ठीक है। तो फिर आप बच्चे बोलेंगे सर तो फिर इसका ही यूज क्यों नहीं करते, हर जगह ये क्यों नहीं बना लेते। इसको बनाने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके बहुत सारे लिमिटेशन है। पहला आपका प्रोवाइडिंग ऑफ कांटेक्ट बिटवीन 3 स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें तीनों स्टेट यूज हो रही है, यहाँ पर लिक्विड, यहाँ पर सॉलिड और यहाँ पर गैस, तो तीनों को एक साथ कांटेक्ट में लाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपका पोरस इलेक्ट्रोड यूज किया है। फिर यहाँ से हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ से लिक्विड आ रहा है, तो तीनों स्टेट को एक साथ कांटेक्ट में लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ है, ठीक है, कौन सा, KOH या NaOH, वो हाईली कोरोसिव नेचर का होता है, उसको जिस कंटेनर में रखते हो वो उस कंटेनर को क्या करने लगता है, डैमेज करने लगता है। तो सेकंड डिसएडवांटेज क्या हो गया, द कोरोसिवनेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, यहां पर जो आपने कैटलिस्ट यूज किया है वो किसका है, प्लेटिनम, प्लेडिनम, ये जो मेटल होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, तो कैटलिस्ट की जो कॉस्ट हो गई वो भी क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, तो आपका जो सेल होगा वो भी बहुत महंगा हो जाएगा। मान के चलो आपको 1 लाख रुपए में सेल मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, अरे रहने दो, 1 लाख का कौन सेल खरीदेगा, हम छोटे वाले हमारे ड्राई सेल कम से कम 50-100 जिंदगी भर खरीदते रहेंगे। लेकिन आप रॉकेट में तो जिंदगी भर सेल बदलते नहीं रहोगे कि 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, तो ऐसे लगाते नहीं रहोगे, तो वहां पर आपका यही सेल यूज करना पड़ता है। और जनरली आपका ये क्या होता है, इसमें कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या हो गई, ज्यादा हो गई। उसके बाद आपका ये जो गैस है इनको डील करना, कि भाई गैस को स्टोर करना, वो उनके साथ डील करना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि नॉर्मली अपन स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि आपको टेम्परेचर कम रखना है, प्रेशर ज्यादा रखना है, तो तमाम कंडीशन लग जाती है। तो ये सारे आपके लिमिटेशन हो जाते हैं किसके, फ्यूल सेल के। तो आज हमारे सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खत्म हो गए, ठीक है। अब आपका इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचा है क्या, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस इज नोन एज कोरोजन। की जितनी भी मेटल वगैरह होती हैं उसमें एटमॉस्फेरिक गैसेस उस पर अटैक करके उसको क्या कर देती है, कंज्यूम कर देती है, या फिर उसको खत्म कर देती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। या आपका क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज कोरोजन। मतलब एटमॉस्फेयर से मेटल का जो डिकम्पोजिशन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल कोरोजन का है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। आपका आयरन में सबसे जल्दी जंग लगती है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, उनका भी ऑक्सीडेशन या उन पर भी आपका एटमॉस्फेयर का इफेक्ट जल्दी पड़ जाता है, तो वो आपका क्या होता है, रस्टिंग। जनरली आप जितने आर्टिकल यूज करते हो वो किसके यूज करते हो, आयरन के। दूसरे आर्टिकल होते हैं
दूसरे मेटल के वो कम यूज होते हैं, तो आपका आयरन का जो कोरोजन है यानी रस्टिंग है वो ज्यादा देखने को मिलती है। अब हमको इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचा है कोरोजन। उस कोरोजन में क्या पढ़ना, पहले बात तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्यों रखा गया है, क्योंकि कोरोजन भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। तो आपको यह समझाना है कि हाउ कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपका कोरोजन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, कैसे आपका कोरोजन जल्दी होगा या कैसे कोरोजन कम होगा। जैसे कोई भी रॉड है वो मुड़ गई तो उसमें कोरोजन जल्दी हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपका फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन अपन को पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोरोजन तो अपन नहीं चाहते कि किसी भी सब्सटेंस का कोरोजन हो, तो उसके प्रिवेंशन भी आपको पढ़ने हैं। तो ये सारे टॉपिक में लास्ट लेक्चर के लिए बचा रहा हूं। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर बचा है जिसमें आपको कोरोजन पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगला लेक्चर आपको जरूर देखना है। हाँ, अब क्या करना है, इस चैप्टर में मैंने जितनी चीजें पढ़ाई हैं, चाहे वो आपका कोलरोस लॉ, चाहे मोलर कंडक्टेंस हो, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, चाहे रिलेशन बिटवीन सेल कांस्टेंट और कंडक्टिविटी हो, चाहे रिलेशन बिटवीन आपका वो कोलरोस लॉ हो, कोलरोस लॉ के एप्लीकेशन हो, आपका ईएमएफ ऑफ सेल हो, आपका नट्स इक्वेशन हो, ठीक है, नट्स इक्वेशन के एप्लीकेशन हो, जितने भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर में बनते हैं वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर नहीं करोगे, देखो सीधी सी बात है, फिजिकल केमिस्ट्री जो अपने पहले 4 चैप्टर मतलब 5 होते हैं, हम 4 की बात करें, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इन चारों चैप्टर से सीबीएसई वाले तो बिल्कुल ये समझ ले न्यूमेरिकल ही आएगा। क्या आएगा? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, एमपी बोर्ड वालों को भी अब ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछने लगे इन चैप्टर से। पहले इनसे थ्योरी पूछ लेते थे या फिर वैसे क्वेश्चन पूछ लेते थे, लेकिन अभी जो लास्ट ईयर कुछ सालों से जो पेपर आ रहे हैं उनमें यहां पर देखने को मिलता है कि इन चैप्टरों से न्यूमेरिकल मिल जाते हैं। तो एमपी बोर्ड वाले और जो जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो न्यूमेरिकल करना ही है। अगर किसी न्यूमेरिकल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, जेई नीट वालों के लिए एक स्पेशल स्मॉल टॉपिक मैंने बचा के रखा है जो मैं बहुत बाद में करवाऊंगा, लास्ट में करवाऊंगा, अलग से करवाऊंगा, जिसमें आपको क्या है थर्मोडायनेमिकली इसको रिलेशन करना है किसका, नट्स इक्वेशन से आपका एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी और इनका रिलेशन करवाना है। तो वो एक स्पेशल टॉपिक है, वो जनरली बहुत रेयरली, बहुत ही ज्यादा रेयरली पूछा जाता है। तो वो मैं आपको नीट और जेई वालों को करवा दूंगा, एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड को बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। तो वो लेक्चर एक आपको अलग से मिल जाएगा इस चैप्टर में, मतलब मैं वो नहीं डालूंगा। वो जो स्पेशली जेई और नीट वाले बच्चे हैं केवल उनके लिए डालूंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।